हेलो गाइस, वेलकम है आपको मेरे चैनल बिगनर्स में। मैं अजीज़ कुरैशी और आज जो अपन बात करने वाले हैं ब्लड के बारे में। प्रीवियस क्लास में मैंने डाला था ब्लड, और आज जो अपन बात करने वाले हैं ब्लड के बारे में। और ब्लड में भी जो टॉपिक अपना है वो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, कि ब्लड के अंदर एक्चुअली में कंपोनेंट्स कौन कौन से आते हैं। तो देखिए, अपन बोलते हैं कि होल बॉडी जो अपनी जो पूरी बॉडी जो है 100%, जो ब्लड जो है वो क्या करता है, अपनी बॉडी का 8% भाग जो होता है वो ब्लड होता है। ठीक है, तो अपनी बॉडी का जो 8% जो पार्ट होता है ना, वो क्या होता है, बॉडी वेट का। अपनी जो बॉडी वेट का 8% जो पार्ट होता है वो अपना क्या होता है, ब्लड होता है। तो ब्लड यहाँ पे हो गया आपका 8%। ठीक है, होल बॉडी का। और अदर टिश्यूज जो आ गए, अदर टिश्यू जो है वो क्या हो गए आपके 92% में, क्या आ गए आपके अदर टिश्यूज जो आ गए। ठीक है, जो ब्लड जो है वो होल बॉडी का कितना परसेंट होता है, 8% होता है। और उसके अंदर फिर अदर से अपन बोलते हैं कि अदर टिश्यूज जो आते हैं वो 92% आते हैं। अब इस ब्लड के अंदर अपन बोलते हैं कि 90, या फिर अपन बोलते हैं कि ब्लड जो है उसके अंदर आपका होता है प्लाज्मा। उसके अंदर आपका होता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा जो होता है वो होता है 55%। ब्लड का कितना परसेंट होता है, 55% आपका क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और फिर अपन बोलते हैं कि ब्लड सेल्स जो होती हैं, ब्लड सेल्स वो होती हैं आपकी 45%। तो ब्लड जो है उसका 55% होगा प्लाज्मा, और ब्लड सेल जो होंगे वो कितने होंगे, 45% होंगे। यहाँ देखना, प्लाज्मा के लिए अपन क्या बोलते हैं कि प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा इज इक्वल टू होता है क्या, ब्लड माइनस ब्लड सेल्स, ब्लड माइनस ब्लड सेल्स। ये होता है आपका प्लाज्मा, जो क्लियर फ्लूइड होता है आपका। क्या बोलते हैं कि जब ब्लड जो है ना, उस ब्लड के अंदर से अपन ब्लड सेल्स को निकाल देते हैं ना, तब अपने पास में जो रेस्ट बचता है ना, वो बचता है आपके पास में प्लाज्मा। अब बात आती है सीरम की। तो सीरम एक्चुअली में क्या होता है कि ब्लड माइनस ब्लड सेल्स हैं, यानी प्लाज्मा इज इक्वल टू ब्लड माइनस ब्लड सेल्स। अब यहाँ पे क्या होगा कि सीरम जो होता है वो क्या होता है कि अगर इस प्लाज्मा में से अपन क्या निकाल दें, फिब्रिनोजन निकाल दें, तो क्या बोल सकता हूँ कि प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजन, प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजन इज इक्वल टू होता है आपका सीरम के। तो सीरम के अंदर, सीरम अगर बनाना हो तो सीरम के लिए क्या बोलते हैं अपन कि जो प्लाज्मा है उस प्लाज्मा में से क्या निकाल दो, फिब्रिनोजन निकाल दो, उसको अपन बोलते हैं सीरम। ठीक है, और अपन ये बोल सकते हैं यहाँ के बेस पे कि सीरम डज नॉट कंटेन क्लोटिंग फैक्टर लाइक फिब्रिनोजन। जो सीरम जो है वो क्या नहीं कंटेन करता, जो क्लोटिंग फैक्टर है लाइक फिब्रिनोजन है वो क्या नहीं करता, कंटेन नहीं करता। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है कि ब्लड में से अगर ब्लड सेल्स निकाल दिया जाए तो अपने पास में जो बचता है वो क्या बचता है, प्लाज्मा बचता है, जो कि कितना होता है, ब्लड का 55% होता है। और ब्लड सेल्स जो होती हैं वो कितनी होती हैं, 45% होती हैं। ठीक है, अब इस प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखो प्लाज्मा के अंदर एक्चुअली में आती है प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा के अंदर आती है प्लाज्मा प्रोटीन्स, और प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है आपको पता है 7% जो है, इस 55 का 7% जो होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होती है। प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो क्या करती है, यहाँ पे मेन रोल होता है प्लाज्मा प्रोटीन का। कि प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो क्या करती है, आपका जो ऑन्कोटिक प्रेशर जो है उसको मेंटेन करने का काम करती है। बिकॉज ऑफ ऑन्कोटिक प्रेशर जो है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर द अब्जॉर्प्शन। ठीक है, और नॉर्मल जो ऑन्कोटिक प्रेशर होता है वो 25 से लेकर के 30 mm ऑफ एच तक आपका क्या होता है, ऑन्कोटिक प्रेशर होता है। लेकिन मैं पर्टिकुलर 25 या फिर 30 mm ऑफ एच पर्टिकुलर नहीं बता रहा, वहाँ पे अलग अलग साइट्स के ऊपर अलग अलग ऑन्कोटिक प्रेशर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लास्ट में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है स्टर्लिंग फोर्स के नाम से, वो वीडियो आप देख सकते हो। तो ये हो गया प्लाज्मा प्रोटीन 7%। अब प्लाज्मा प्रोटीन के लिए देखो कौन कौन सी प्रोटीन आती है। आजकल फिल्म आ रही है KGF, एक फिल्म आ रही है, मूवी आ रही है KGF, लेकिन KGF नहीं बनाना है आपको, बनाना है AGF, AG और F। AGF का मतलब A मीन्स एल्ब्यूमिन, A मीन्स एल्ब्यूमिन। और मोस्ट न्यूमेरियस जो प्रोटीन होती है ना, वो प्रोटीन एल्ब्यूमिन ही होती है। ठीक है, ये प्रोटीन जो होती है इसकी क्वालिटी मैं आपको बताता हूँ, ये ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो एल्ब्यूमिन जो है आपका बफर
सिस्टम जो है ना, उस बफर सिस्टम का मेन पार्ट होती है एल्ब्यूमिन आपका, यानी अपनी बॉडी की पीएच जो उसको रेगुलेट करने का काम करती है। करती कैसे वो लेटर आपको डिस्कस करेंगे। तो एल्ब्यूमिन, दूसरा ग्लोब्युलिन, एल्ब्यूमिन दूसरा ग्लोब्युलिन, और फिर फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन और फिब्रिनोजन। यहाँ एक चीज़ याद रखना कि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं वो लीवर जो होते हैं, लीवर के अंदर जो सेल्स होती हैं हिपेटोसाइट, वहाँ से क्या होता है उनका सिंथेसिस होता है, एक्सेप्ट गामा ग्लोबिन। जो गामा ग्लोब्युलिन जो है, गामा ग्लोब्युलिन या गामा ग्लोबिन का सिंथेसिस जो है ना वो हिपेटोसाइट या फिर लीवर के थ्रू नहीं होता। बाकी अदर जितनी भी प्रोटीन्स है, ब्लड प्रोटीन्स, उनका सिंथेसिस जो है वो लीवर के थ्रू होता है, ठीक है। और ये गामा ग्लोब्युलिन का अगर लीवर हिपेटोसाइट्स के थ्रू नहीं होता तो होता कहाँ पे, ये होता है आपका लिम्फेटिक नोड्यूल्स के अंदर। ये होता है आपका लिम्फेटिक नोड्यूल्स के अंदर इसका क्या होता है, सिंथेसिस होता है। लिम्फेटिक नोड्यूल्स के अंदर इसका सिंथेसिस होता है। तो एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन, फिब्रिनोजन, देखो ये एजीएफ जो बना है ये एक्चुअली में सीक्वेंस वाइज है। सबसे ज़्यादा एल्ब्यूमिन होती है, फिर ग्लोब्युलिन होती है और फिब्रिनोजन होती है। होती कितनी है, ये होती है 54%, 54% इसका, फिर इसका 55% का 7% आपका प्लाज्मा प्रोटीन ऑक्यूपाइड करती है। फिर इसका 77 जो परसेंट है उसका जो फिर एल्ब्यूमिन जो होता है वो कितना होता है 54%। फिर यहाँ पे ये होता है 38% आपकी ग्लोब्युलिन, और फिब्रिनोजन जो होती है वो होती है आपकी 7%, ठीक है। तो AGF, ठीक है, KGF से याद रखना, KGF मूवी आती है तो उसका K नहीं लगाना आपको, AGF लगा देना, ये सीक्वेंस वाइज हो जाएगा। फिर अगर अदर कंपोनेंट की बात करूँ तो अदर के अंदर आपका जैसे मान के चलो, अदर के अंदर आएगा आपका कि जैसे न्यूट्रिएंट्स आ गए, ठीक है, ग्लूकोज है, ठीक है, और अमाइनो एसिड्स हैं, ये आ गए। फिर अगर मैं बात करूँ गैसेस की, तो गैसेस प्रेजेंट होती हैं ब्लड के अंदर, CO2, ऑक्सीजन, है ना, ये गैसेस प्रेजेंट होती हैं। और वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट में जैसे आपके मान के चलो क्रिएटिनिन, ठीक है, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड, यूरिया, ये प्रेजेंट होती है किसके अंदर, ब्लड के अंदर। और में भी इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक जिनको अपन बोलते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये चीज़ें अपनी किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और यहाँ पर अगर मैं ये बोलूँ कि ये कितना परसेंट होता है, 5% होता है, या फिर अपन बोलते हैं कि मे बी 1% होता है, तो रेस्ट जो आपका होता है वो रेस्ट कितना होता है आपका, वाटर प्रेजेंट होता है जिसके अंदर, यानी अपन बोलते हैं 92% आपका किस में प्रेजेंट, प्लाज्मा में वाटर प्रेजेंट होता है। फिर ब्लड सेल्स की अगर मैं बात करूँ तो ब्लड सेल्स जो होती हैं उसके अंदर कितने परसेंट, देखो ब्लड सेल्स के अंदर अपने पास में 3 टाइप की सेल्स आती हैं। एक तो आती है RBC, दूसरी आती है अपने पास में WBC, फिर आपके पास में आती है प्लेटलेट, तो यहाँ जो RBC जो है, अगर RBC की काउंट की अगर नॉर्मली बात करूँ इन हेल्दी पर्सन, तो क्या होगा, यहाँ पे आपकी आती है 4.8 to 5.4 मिलियन सेल पर माइक्रोलीटर, ये नॉर्मल होती है आपकी RBC। WBC की बात करूँ तो 4000 से 11000 सेल पर माइक्रोलीटर, ये होती है आपकी नॉर्मल WBC। और अगर प्लेटलेट की बात करूँ तो प्लेटलेट की अपन बात करते हैं, प्लेटलेट आपकी होती है 1.5 to 4.5 लाख सेल्स पर माइक्रोलीटर, ये आपकी होती है नॉर्मल प्लेटलेट, ठीक है। तो अब WBC जो है फिर फर्दर इनको डिवाइड किया गया है। WBC अपने पास में होती है, देखो WBC के लिए मैंने आपके लिए एक शॉर्ट फॉर्म बनाई है, नेबुलाइजर और MEB, मैब, ठीक है। इनको सीक्वेंस से मैंने लगा दिया है, नेबुलाइजर, मैब, इसमें सीक्वेंस से मैंने ऐसे लगा दिया है कि इनकी काउंट जो है वो बढ़ती हुई काउंट से लेकर के डिक्रीज होती काउंट होती है ना, ऐसे इनको मैंने अरेंज किया है। तो एनल जो मैब होता है उसका मतलब क्या है, फर्स्ट वन N का जो होता है वो होता है न्यूट्रोफिल्स, जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स। और न्यूट्रोफिल जो होती हैं वो कितनी होती हैं, ये आपकी होती है 60 से 70%। WBCs में सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट होती है वो कितनी होती है, न्यूट्रोफिल्स होती है, जिसको बोलते हैं 60 से 70%। तो अगर यहाँ पे एग्जाम में देखो एक चीज़ और पूछी जाती है कि न्यूट्रोफिल जो है ना, जो न्यू न्यूट्रोफिल्स है उनको क्या बोला जाता है, तो अपन ये देखो कि न्यू न्यूट्रोफिल जो हैं उन न्यू न्यूट्रोफिल्स को अपन बोलते हैं बैंड,
न्यू न्यूट्रोफिल्स को क्या बोला जाता है? बैंड बोला जाता है। एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम पूछा भी हुआ है कि न्यू न्यूट्रोफिल्स को क्या बोला जाता है, तो बैंड बोला जाता है। और अगर मैं बात करूं ओल्ड न्यूट्रोफिल्स, ओल्ड न्यूट्रोफिल्स, तो ओल्ड न्यूट्रोफिल्स को अपन बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स। न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं किसको? ओल्ड न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं उनको क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर। और जो न्यू न्यूट्रोफिल्स होती हैं उनको बोलते हैं बैंड। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट वन आपके पास में आ गया, नेबुलाइजर में एन न्यूट्रोफिल्स कितनी होती है? 60 से 70%। फिर बात करते हैं एल। एल जो होती है उसको अपन बोलते हैं लिम्फोसाइट। एल जो होती है वो कितनी होती है? लिम्फोसाइट। और ये लिम्फोसाइट काउंट में कितनी होती है? होती है 20 से 25%। याद रखना है कितनी होती है? 20 से 25%। मैं सीक्वेंस वाइज लेके चल रहा हूँ। फिर मैब, MEB, यानी एम का मतलब यहाँ पे होता है मोनोसाइट। एम का मतलब यहाँ पे है मोनोसाइट्स, और मोनोसाइट्स आपकी होती है 3 to 8%। 3 to 8% आपकी होती है मोनोसाइट्स। फिर MEB यानी ई का मतलब ये आते हैं इयोसिनोफिल्स। और इयोसिनोफिल जो होती है वो कितनी होती हैं? 2 to 4% होती हैं काउंट के अंदर। ठीक है। फिर बात करते हैं लास्ट वन, मैब का बी का मतलब यहाँ पे होता है बेसोफिल्स। यहाँ पे होता है बेसोफिल्स, और बेसोफिल्स अपन बोलते हैं 0.5 to 1% आपकी क्या प्रेजेंट होती हैं? बेसोफिल्स प्रेजेंट होती हैं। और लिम्फोसाइट जो है फर्दर इसको 2 टाइप में डिवाइड कर दिया गया है। कितने टाइप में? 2 टाइप में। इसको बोल दिया टी लिम्फोसाइट्स, और ये हो गया आपका बी लिम्फोसाइट्स। फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट इन डिटेल। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये कुछ कंपोनेंट्स है किसके? ब्लड के, जो मैंने आपको क्लासीफाई कर दिए हैं। ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं फर्स्ट वन ब्लड सेल्स में। प्लाज्मा मैंने बता दिया आपको प्लाज्मा क्या होता है। और ब्लड सेल्स की अगर बात करें तो ब्लड सेल में फर्स्ट वन आपकी आती है RBC। तो RBC को हम लोग क्या करेंगे? अब डिटेल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअली में RBC होती क्या है। तो RBC जो है वो क्या होती है? जिसको अपन बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। RBC जो है उसको क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल्स। और RBC के लिए अपन क्या बोलते हैं कि देखो RBC जो है इसको रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम भी होता है, वो होता है आपका इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। देखो इरिथ्रोसाइट्स को समझने के लिए आपको इरिथ्रोसाइट जो है ना, इसको आपको 2 पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा। फर्स्ट वन तो आप इसको तोड़ दो इरिथ्रोज, प्लस एक में तोड़ो आप इसको साइट्स के अंदर। एक तो टूट गया इरिथ्रोज में, एक टूट गया साइट्स के अंदर। तो इरिथ्रोसाइट्स के लिए अपन क्या बोलते हैं कि इरिथ्रोज जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है आपका रेड। जो इरिथ्रोज जो है इसका मतलब होता है आपका रेड, और साइट्स जो है ना, इस साइट्स का मतलब होता है सेल्स। तो ये दोनों वैल्यू पुट कर दो। इरिथ्रोज की जगह यहाँ पे रख दो आप रेड, और प्लस में साइट्स की जगह रख दो आप सेल्स। तो अगर मैं बोलूँ कि रेड सेल है, तो रेड सेल को अपन क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। और इरिथ्रोसाइट आपकी किसी को बोलते हैं अपन? रेड ब्लड सेल को ही बोलते हैं। अब ये रेड क्यों होती है मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। ठीक है। चलिए अब रेड ब्लड सेल अपन RBC की अगर बात करें तो इसकी नॉर्मल काउंट मैंने आपको बताई थी कि नॉर्मल काउंट जो होती है इसकी 4.8 to 5.4 मिलियन सेल पर माइक्रोलीटर इसकी क्या होती है? नॉर्मल काउंट होती है। और अगर मैं इसकी व्यू की बात करूं, देखो सरफेस व्यू की बात करूं तो ये अपने को कुछ ऐसी दिखाई देगी राउंडेड। अगर मैं इसकी सरफेस व्यू की बात करूं ना RBC के, तो RBC की सरफेस व्यू की अगर बात करें तो RBC आपको कुछ ऐसे दिखाई देगी। अगर सेक्शन व्यू की बात करूं तो सेक्शन व्यू में हमें ये दिखाई देगी ऐसे डंबल शेप्ड। सेक्शन व्यू में हमें ऐसे दिखाई देगी डंबल शेप्ड। ये कैसे दिखाई देती है? सेक्शन व्यू में हमें दिखाई देगी डंबल शेप्ड। हमें क्या दिखाई देगी? RBC जो है वो सेक्शन व्यू में क्या कैसे दिखाई देगी? डंबल शेप। देखो RBC के अगर मैं डायमीटर की बात करूँ तो RBC का जो डायमीटर होता है वो 7.2 माइक्रोन इसका क्या होता है? डायमीटर होता है RBC का। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कि जैसे डंबल शेप्ड है, जिसको अपन बाई कॉनकेव शेप भी बोलते हैं, इसकी शेप ऐसे क्यों? इसके पीछे एक रीजन होता है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं सेंटर की बात करूँ तो सेंटर के अंदर ये जो वाइड जो फिर उसकी जो चौड़ाई जो होती है वो कितनी होती है? 1 माइक्रो। ठीक है। और अगर
कॉनकेव जो डिस्क शेप जो एरिया है उसकी अगर मैं चौड़ाई की बात करूँ तो यहाँ पे इसका जो होता है वो कितना है, 2.2 माइक्रोन होता है। समझ में आई मेरी बात। और एक चीज़ और कि आरबीसी जो है वो आरबीसी क्या होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। आरबीसी जो होता है वो कैसा होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब आरबीसी डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस। एक ऐसा एनिमल है जिसको अपन कैमल बोलते हैं, जिसकी आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बाकी आपका जो आरबीसी जो है उस आरबीसी के अंदर क्या नहीं प्रेजेंट होता, न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता। और न्यूक्लियस ही नहीं, यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं प्रेजेंट होते हैं और अदर ऑर्गेनेल्स जो हैं वो नहीं प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए अपन बोलते हैं कि यहाँ पर जो इसकी एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो होती है किसके अंदर, आरबीसी के अंदर, वो ग्लाइकोलाइटिक नेचर के थ्रू होती है, ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस के थ्रू होती है। कौन से प्रोसेस के थ्रू, ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस के थ्रू क्या होती है यहाँ पे आरबीसी जो है उसकी एनर्जी डेवलपमेंट होती है। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और, आरबीसी जो है वो उसके ऊपर क्या नहीं प्रेजेंट होते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होते हैं। इंसुलिन रिसेप्टर जो उसके ऊपर है ना, वो रिसेप्टर क्या नहीं होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते आरबीसी पे। इसीलिए अपन ये बोल सकते हैं कि ग्लूकोज अपटेक जो है आरबीसी द्वारा वो इंसुलिन के द्वारा रेगुलेट नहीं होता। ठीक है। चलिए फिर अपन बात करते हैं कि आरबीसी जो है उस आरबीसी के अंदर आपका जो व्यू जो हो गया ये सेक्शन भी हो गया, डंबल शेप्ड हो गया। डंबल शेप के लिए पीछे रीज़न क्या है कि यहाँ पे डंबल शेप रीजन होने का मतलब क्या है कि जहाँ पर भी आपकी आरबीसी जाएगी, जिस टिश्यूज़ तक जाएगी, जो आरबीसी जो है वो क्या करती है, ऑक्सीजन कंटेंट करती है। ठीक है। ये सारी चीज़ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। बट यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आपको ऑक्सीजन रिलीज करनी होगी, आरबीसी आपकी क्या करेगी, सेंटर से यहाँ इस पोर्शन से क्या होगी, स्क्वीज होगी। स्क्वीज होने से क्या होगा, वहाँ पे जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे, रिलीज होंगे। ठीक है। दूसरा इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो आपकी ग्रेवयार्ड ऑफ जिसको अपन बोलते हैं आरबीसी स्प्लीन को अपन बोलते हैं, उसकी जो कैपिलरीज होती हैं उसका डायमीटर बहुत ही कम होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, इसका डायमीटर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे स्क्वीज होने के लिए आपको क्या है, क्या चाहिए होगा, यहाँ पे इस ये नेचर जो है ना आरबीसी रखती है। ठीक है। अब देखो कि अगर मैं बात करूँ आरबीसी जो है उस आरबीसी के अगर न्यूक्लियस नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। ठीक है। और आज भी आरबीसी के अंदर क्या होती हैं कि अपन बोलते हैं कि इंसुलिन रिसेप्टर इस पे नहीं प्रेजेंट होते हैं, और आपका अदर ऑर्गेनल जो है माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं प्रेजेंट होते हैं। इसलिए यहाँ पे जो उसका जो नेचर होता है वो ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे क्या होती है, एनर्जी जनरेट होती है किसके अंदर, आपका आरबीसी के अंदर। ठीक है। इसका कलर जो होता है वो रेड होता है। वो क्यों होता है मैं आपको बताऊँगा। हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में भी बाद में क्या होता है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं बोलूँ कि इरिथ्रोसाइट, यानी अगर आरबीसी जो बन रही है, 2.4 मिलियन सेल पर सेकंड क्या होती है यहाँ पे आरबीसी जो है वो अपनी बॉडी के अंदर बनती हैं। और आरबीसी जो बनती है उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। आरबीसी जो बनती है उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस, अपन बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। और इरिथ्रोपोइसिस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, यहाँ पे उसको 2 वीक की ज़रूरत होती है। कितना वीक लगता है यहाँ पे, 2 वीक चाहिए किसको, इरिथ्रोपोइसिस जो है उस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए, एंटायर प्रोसेस को उसको कितना चाहिए, 2 वीक चाहिए। और 2 वीक के अंदर अपन बोलते हैं कि 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर कितनी बनती है, 2.4 मिलियन जो है वो क्या बनती है आपकी आरबीसी, वो क्या होती है, डेवलप होती हैं। अब इरिथ्रोपोइसिस के लिए आपको एक हार्मोन पूछा जाता है कि इरिथ्रोपोइसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आपका होता है आपका इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो है वो क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है।